नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, हरियाली अमावस्या किस तिथि को मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, अश्विन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा श्रावण अमावस्या, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो जो मरु महोत्सव होता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, जबकि थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, और जबकि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। तीसरा प्रश्न देखिए, नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला, पशु मेला, पर्यटक मेला, सांस्कृतिक मेला। तो ये एक पशु मेला है। तो देखो यहाँ पे राज्य स्तरीय 3 पशु मेले आयोजित होते हैं। एक तो होता है रामदेव, दूसरा होता है बलदेव, और तीसरा होता है वीर तेजाजी पशु मेला। अब अपन बात करते हैं तो रामदेव जो पशु मेला होता है ये होता है मानासर नागौर के अंदर, बलदेव होता है मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, और बात करते हैं वीर तेजाजी, तो वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। तो अब आप एक चीज़ याद रखिए, राजस्थान में राज्य स्तर पे टोटल 10 पशु मेले आयोजित होते हैं, उनमें से अकेले 3 यानी रामदेव, बलदेव और वीर तेजाजी अकेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। तो इसलिए जो नागौर मेला है वो मुख्यतः पशु मेले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो जांबेश्वर का मेला 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो गांव मुकाम गांव में जांबेश्वर का जो मेला लगता है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तारकिन का उर्स मेला कहाँ लगता है? तो देखिए तारकिन का उर्स अजमेर, बीकानेर, नागौर और चूरू। तो जो तारकिन का जो उर्स मनाया जाता है ये नागौर के अंदर मनाया जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखो कुंभलगढ़, सांचौर, मातृकुंडिया और रणथंभौर। तो देखिए जो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है वो रणथंभौर के अंदर लगता है। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर गणेश चतुर्थी के दिन ये मेला आयोजित होता है। तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो ये भादवे के महीने में आती है, और जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो रणथंभौर के अंदर लगता है। अगला प्रश्न है, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर में, मानासर लाडनू। तो देखो वीर तेजाजी होता है वो परबतसर नागौर में होता है, और रामदेव जो पशु मेला होता है वो मानासर नागौर में होता है, और मेड़ता सिटी के अंदर होता है बलदेव पशु मेला। तो ये तीनों मेले आपको याद रखने। और नागौर जो था वो एक मुख्यतः पशु मेलों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और हाड़ौती। तो देखिए जो गुड़ला का जो नृत्य होता है, तो आप देखो गुड़ला त्योहार जहाँ पे मारवाड़ के अंदर गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा मारवाड़, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन में अपने पास गणगौर, सिंजारा, गिंगा गंवरे और नवरात्रा है। तो याद रखो होली के लगभग 15 दिन के बाद जो त्यौहार मनाया जाता है वो गणगौर मनाया जाता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। उसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? तो देखो जांबेश्वर मेला, कपिल मुनि का मेला, तेजाजी मेला और गोगाजी मेला। तो देखो गोगाजी का जो मेला लगता है ये तो लगता है हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। तेजाजी वाला मैंने अभी आपको बताया कि ये परबतसर नागौर के अंदर लगता है। कपिल मुनि का जो मेला लगता है ये कोलायत बीकानेर में लगता है, और ये काकती पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। और जांबेश्वर का जो मेला लगता है ये लगता है मुकाम गांव बीकानेर में, जो वर्ष में 2 बार बढ़ने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो देखो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, 11वें नंबर का प्रश्न है, एक तरफ त्योहार दे रखे एक तरफ माह दे रखे, तो आपको मिलान करना है। तो देखो सबसे पहला है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी पहले के अंदर आ गया डी। पुष्कर का मेला, तो पुष्कर का मेला काकती पूर्णिमा को लगता है, यानी दूसरे के अंदर आ गया सी वाला। तीसरा आता है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन का सावन पास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी तीसरे के अंदर हो गया ई वाला। चौथा आता है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह में मनाई जाती है, यानी चौथे के अंदर आ गया ए। अगला आता है आदिवासियों का वेणेश्वर का मेला, जो ये माघ में लगता है, यानी 5वें के अंदर हो गया बी। तो अब अपन को मिलान करना है कि डी, सी, ई, ए, बी किसके अंदर आ रहा है?
तो देखो आप डी नंबर के ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर आ रहा है, तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का प्रश्न है, घींगा गंवर वियतनाम मेला कब और कहाँ लगता है? वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर के अंदर। तो देखो सबसे पहली बात तो देखो इसका प्रश्न ऐसे राइट हो जाएगा कि जो घींगा गंवर का जो मेला लगता है वो जोधपुर के अंदर लगता है, तो इसका VK3 यानी वैशाख कृष्ण तृतीया को ये आयोजित होता है, तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो सातुड़ी तीज का जो पर्व होता है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 14वें नंबर का, जलजूलनी एकादशी का मेला भरता है प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। तो जो जलजूलनी एकादशी का जो मेला लगता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। इसी में अगला प्रश्न देखिए 15वें नंबर का, मेला और जिला आपको सम्मिलित करना है। तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कोलायत बीकानेर में लगता है, यानी पहले के अंदर हो गया डी। तो देखो इन चारों के अंदर डी आ रहे, तो चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगला आता है उर्स, उर्स बढ़ता है अजमेर के अंदर, यानी दूसरे के अंदर आ रहा है ई। तो अब देखो ई के इन दोनों के अंदर ही ई आ रहा है। अगला देखिए रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर, यानी तीसरे के अंदर आ रहा है, ए वाला आंसर आ जाएगा, यानी ये वाला जो ए आ रहा है तो इसका बिल्कुल आंसर भी यही राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद वेणेश्वर का जो मेला है वो डूंगरपुर के अंदर लगता है, यानी चौथे के अंदर हो गया बी। कुंडालिनी का मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, यानी पांचवें में हो गया सी। तो देखो DEABC और DEAB और सी, तो इसका जो फाइनल उत्तर राइट हो गया वो अपना ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, कांट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो जो कांट का रेन बसेरा वो झालावाड़ में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न देखिए, तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर। तो तिलवाड़ा जो पशु मेला होता है वो बाड़मेर के अंदर लगता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 18वें नंबर का, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, श्रावण और भाद्रपद। तो जो हिंदू पंचांग के अनुसार अगर अपन छोटी तीज की बात करते हैं तो छोटी तीज आती है सावन में, लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज कब आती है, तो वो भाद्रपद में आ जाएगी। तो इसका तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 19वें नंबर का, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? राव माधो सिंह, राव मुकुंद सिंह, राव जगत सिंह और राव किशोर सिंह। तो देखिए कोटा में जो दशहरा मेले का जो आयोजन होता है वो राव माधो सिंह के शासनकाल से हो रहा है। 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, बाणगंगा मेला बढ़ता है जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में और धौलपुर में। तो जो बाणगंगा का जो मेला लगता है वो जयपुर के अंदर लगता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 21वें नंबर का, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। तो राष्ट्रीय जो दशहरे मेले का जो आयोजन होता है वो कोटा में होता है। और कभी आपसे पूछा जाए कि दशहरे का मेले का आयोजन कब होता है, तो ये होता है आश्विन का महीना होता है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष जब आता है तो शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा का मेले का आयोजन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख कृष्ण शुक्ल चतुर्थी को। तो देखो जो करवा चौथ का जो व्रत आता है वो आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला प्रश्न देखिए 23वें नंबर का, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माने जाने वाला पर्व कौन सा है? दशहरा, भैया दूज, रामनवमी और दीपावली। तो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है दशहरा। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो जो दशहरे का जो आयोजन होता है उस दिन जो खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो खेजड़ी। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दशहरा। तो यानी इसका आंसर तो राइट हो गया डी वाला। अगला प्रश्न है 25वें नंबर का, ग्रियर्सन ने किस बोली को बीली बोली के नाम से कहा या बीली बोली कहा? निमाड़ी, डिंगल, वागड़ी और अहिरावटी। तो आंसर राइट हो जाएगा वागड़ी, जिसे बीली बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर।
और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा भील जनजाति होती है वो भी यहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको भीली बोली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दजिया व चिमाता का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से है? मीणा, भील, सहरिया और गरासिया। तो दजिया व चिमाता का संबंध भील जनजाति से है, इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। उसके बाद 27वें नंबर का प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बरौली मंदिर राउतबाटा, एकलिंग मंदिर जयपुर, आबानेरी मंदिर दौसा, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। तो देखो ये वाला बिल्कुल राइट है, आबानेरी दौसा भी राइट है, ऋषभदेव जी का मंदिर उदयपुर राइट है, लेकिन एकलिंग जो मंदिर है वो जयपुर में नहीं है, ये उदयपुर में, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 28वें नंबर का, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ है? नाडोल के अंदर है, घाणेराव के अंदर है, बदनौर के अंदर है और मैनाल के अंदर। तो घाणेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर जी का मंदिर है। और आपने कभी सुना हो सोजत पाली का नाम सुना हो, तो जहाँ की मेहंदी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस पुरातात्विक काल से अपोला डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? ऑप्शन में आपके पास सुनारी है, रेड है, रंगमहल है और बरोर है। तो आंसर राइट हो जाएगा इसका रेड, यानी 29वें के अंदर उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए 30वें नंबर का प्रश्न देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर, पोखरण, तनोट और रामदेवरा। तो इसका आंसर आ जाएगा तनोट, यानी सी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखो अलवर ऑप्शन में आपके, बूंदी ऑप्शन में, भरतपुर है और कोटा है। तो जो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो अलवर के अंदर स्थित है, यानी 31वें के अंदर आंसर राइट हो जाएगा ए वाला। इसी में अगला प्रश्न देखिए, वर्धमान पशु को आहार में कितना दाना देते हैं? वर्धमान यानी ग्रोथ करता हुआ, जिसकी बढ़ोतरी हो रही होगी, उस पशु को आप कितना दाना दोगे? 1 से 2 किलो, 0.5 से 1 किलो, 2 से 3 किलो और 3 से 4 किलो। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 2 से 3 किलो, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भित पशु को आहार में कितना दाना देते हैं? 1 से 2 किलो, 0.5 से 1 किलो, 2 से 2.5 किलो और 2.5 से 3 किलो। देखो ऐसे तो क्या होता है कि जो पशु गर्भवती होता है उसे 5 से 6 माह में दाना देना शुरू करते हैं, जिसे अपन स्टेमिंग अप कहते हैं, स्टेमिंग अप कहते हैं। तो जो 6 माह का गर्भवती होता है तो उसे 1 किलो देते हैं, 7 का होता है तो उसे 1.5 किलोग्राम देते हैं, 8 माह का गर्भवती होता है तो उसे 2 किलोग्राम देते, 9 माह का गर्भवती होता है तो उसे 2 से 3 किलोग्राम देते और प्रसव के 15 दिन पूर्व अपन अतिरिक्त दाना देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय जानवर को अपन काविंग बॉक्स में रखते हैं ताकि जहाँ पे वो प्रसव की तैयारी करता है। तो अब अपन ने उसने ना तो अपन को 6 माह दिया है, न 7 माह, न 8 माह, न 9 माह, उन्होंने अपन को डायरेक्ट दिया है कि गर्भित पशु को आहार में कितना दाना देना चाहिए। तो ऐसी वाली कंडीशन में अपना फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 1 से 2 किलो। पोल्ट्री के आहार में मोलासस की मात्रा कितनी मिलाई जाती है? अब आप देखो पोल्ट्री यानी तो आप समझ गए हो मुर्गियां, लेकिन मोलासस क्या होता है? तो देखो मोलासस गन्ने का उप उत्पाद होता है जिसके अंदर 25% नमी होती है और अत्यधिक मात्रा में शर्करा घुलनशील होती है। यह सुपाच्य होता है और इसका प्रयोग किया जाता है चारे की गुणवत्ता को बढ़ाने में, चारे की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो अपन से पूछ रहा है कि पोल्ट्री के आहार में कितना मोलासस मिलाया जा सकता है? 2 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15 और 15 से 20। तो देखो नॉर्मल जो गाय भैंस होते हैं उनमें 10 से 15% मिलाया जाता है, लेकिन पोल्ट्री के आहार में मोलासस की जो मात्रा मिलाई जाती है वो 2 से 5% होती है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, भारवाहक बैल को आहार में कितना दाना देना चाहिए? 3 से 4 किलो, 1.5 से 2 किलो, 2 से 2.5 किलो और 2.5 से 3 किलो। तो देखो जैसे ही आप पूछ रहे हो भारवाहक बैल, वैसे तो क्या होता है कि 3 प्रकार के बैल होते हैं, एक हल्का काम करने वाले, एक मध्यम काम करने वाले और एक भारी काम करने वाले। तो जो हल्का काम करने वाला होता है उसे 1 से 1.5 किलोग्राम दाना डेली देते हैं, मध्यम वाले को 2 से 2.5 देते हैं, जबकि भारी काम करने वाला यानी कठिन काम करने वाले को अपन 3 से 4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने अपन ऐसा पूछा नहीं, उन्होंने पूछा
कि भारवाहक बेल को आहार में कितना दाना देते हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में अपना आंसर राइट हो जाएगा 1.5 से 2, यानी कि इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का, पशुओं के आहार में मोलासस की मात्रा कितनी मिलाई जाती है। तो पोल्ट्री के आहार में तो मोलासस की मात्रा मिलाई गई थी 2 से 5%, लेकिन वहाँ पे अगर अपन बात करते हैं रुमंती पशु यानी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो उनके आहार में 10 से 15% मोलासस मिलाया जाता है। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन के। तो देखिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कोबाल्ट नामक विटामिन पाया जाता है और ये रुमन में बनता है और कोबाल्ट नामक विटामिन की मात्रा होती है 4%। तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। 38 नंबर का प्रश्न देखिए आप, प्रजनन वाले सांड को प्रतिदिन आहार में कितना दाना देते हैं, यानी कि ब्रीडिंग पर्पज, यानी प्रजनन वाला जो सांड होगा उसको कितना दोगे, 1 से 2 किलो, 0.5 से 1 किलो, 2 से 2.5 से 3 किलो। तो ऐसे वाले सांड को दोगे आप 1 से 2 किलो। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर संश्लेषित किया जा सकता है उसे कहा जाता है। देखो एमिनो एसिड यानी प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है एमिनो एसिड, और जीवद्रव्य में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, एक होते हैं गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। अब वो अपन से पूछ रहा है कि एमिनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर संश्लेषित किया जा सकता है, तो जिन्हें शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है उसे तो कहते हैं गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, जिन्हें नहीं किया जाता उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। अब अगर अपन बात करते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल की, तो गाय के अंदर आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 0। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गाय में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अगर दूसरा आपसे पूछा जाएगा सूअर में, तो सूअर में होती है 8, और अगला आपसे पूछा जाएगा मुर्गी में, तो मुर्गी में होती है 11। तो यहाँ पे इसका उत्तर तो राइट हो जाएगा बिल्कुल सी वाला, क्योंकि इसे संश्लेषित किया जा सकता है। 40वें नंबर का प्रश्न देखिए, एमिनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर संश्लेषित नहीं किया जा सकता, तो मैंने आपको अभी बताया जिनका संश्लेषित किया जा सकता है उसे कहते हैं गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसका नहीं किया जाता वो होते आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। यूरिया किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का, खनिज लवण व विटामिन का। तो यूरिया जो होता है, यूरिया एक प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 42 नंबर का प्रश्न देखिए, कुल शुष्क पदार्थ के आधार पर पशु को कितना यूरिया खिलाया जाता है या कितना यूरिया उपचारित के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कुल शुष्क पदार्थ के आधार पर तो 1% कहाँ में लोगे, लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि शुष्क चारे का अगर आप उसे यूरिया से उपचारित कर रहे हो तो कितने प्रतिशत। तो देखो उसमें 4% गोल आप काम में ले सकते हो। क्या करते हैं अपन, 4 किलो यूरिया को 40 किलो पानी में घोलते हैं और 100 किलो भूसे को अपन उपचारित करते हैं। तो देखो 100 किलो भूसे पर जब आप यूरिया का परसेंटेज निकालोगे तो आ जाएगा 4%। लेकिन ये आपको कब करना है, जब आपसे पूछे कि गेहूं के भूसे को या नॉर्मल भूसे को जब यूरिया से उपचारित करते हैं, मुख्यतया तो गेहूं के भूसे को ही करते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गेहूं के भूसे को यूरिया से उपचारित कर रहे हो तो कितने % गोल काम में लोगे, 4%। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि कुल शुष्क पदार्थ के आधार पर पशु को कितना यूरिया खिलाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में आपको आंसर देना है 1%। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, यूरिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला, ये मिनरल से ऊर्जा उत्पादित करता है, रुमन में घुलकर अमोनिया का निर्माण करता है, उपरोक्त सभी। तो देखो यूरिया कोई मिनरल्स नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादित करता है तो ऊर्जा भी उत्पादित नहीं करता। रुमन में घुलकर अमोनिया का निर्माण करता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रुमन आहार के द्वारा जब अंदर जाता है पेट में तो वह अमोनिया में बदल जाता है और उस अमोनिया गैस का प्रयोग रुमन में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवी करते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का, चारे को उठाना ग्रहण करना कहलाता है, यानी कि पशु के द्वारा चारे खाने की जो क्रिया होती है, यानी कि जिस अंग के द्वारा वो भोजन को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं। एनोरेक्सिया,
प्रीहेंशन, ग्रेजिंग और एपेटेक्सिस। तो आंसर राइट हो जाएगा, उसे प्रीहेंसिव कहते हैं। जैसे गाय है और एक भैंस है तो ये जीभ से भोजन को ग्रहण करती है, तो इनका प्रीहेंसिव अंग हो जाएगा जीभ। जैसे सुअर है तो सुअर करता है तुथन से, तो ये उनका हो जाएगा तुथन। वैसे आगे सभी का आएगा, जैसे भेड़ बकरी है तो ये होठों के। प्रश्न देखिए, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 46%, 36, 24 और 20। तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 0, 11, 8 और 9। तो जुगाली करने वाले पशु यानी कि अपने पास आया गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये चारों ही पशु जुगाली करने वाले पशु कहलाते हैं। तो इनमें आवश्यक अम्लों की संख्या होती है 0। अगला देखिए 47वें नंबर का, वर्षा जल के कारण पोषक तत्वों की हानि होना कहलाता है सीपेज, लीचिंग, ब्लीचिंग और सिचिंग। तो देखिए वर्षा जल के कारण पोषक तत्वों की हानि होना कहलाता है लीचिंग, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पशु को दैनिक क्रिया पूरी करने के लिए दिया जाने वाला आहार कहलाता है संतुलित आहार, जीवन निर्वाह, स्टेमिंग अप्राशन और फिनिशर आहार। तो दैनिक क्रिया के लिए यानी कि शरीर की शारीरिक व क्रियात्मक घटनाओं को पूरा करने के लिए जो आहार चाहिए उसे क्या कहते हैं? तो जीवन निर्वाह आ जाएगा, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए 49, प्रकाश सूर्य की रोशनी के कारण पोषक तत्वों की हानि होना क्या कहलाता है? सीपेज, लीचिंग, ब्लीचिंग और सीपिच। तो देखो इसका आंसर आएगा प्रकाश सूर्य की रोशनी के कारण, तो इसे ब्लीचिंग कहा जाता है। भूख का पूर्णतया बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो देखिए एनोरेक्सिया, प्रीहेंशन, ग्रेजिंग, एपिटेक्सिस। तो भूख का पूर्णतया बंद हो जाना कहलाता है एनोरेक्सिया, यानी कि ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, सुअर में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 0, 11, 8 और 9। तो सुअर में जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या होती है 8। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, मांस उत्पादन वाले बकरे को शरीर भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ दिया जाता है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 और 1 से 2। तो मांस उत्पादन वाले बकरे को 3 से 4% दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य बकरी को शरीर भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ दिया जाता है, यानी ड्राई मैटर दिया जाता है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 1 से 2। तो सामान्य जो बकरी होती है उसे शरीर भार का 3 से 4% शुष्क पदार्थ दिया जाता है। 54 नंबर का देखिए, सांड के आहार में डीसीपी की मात्रा यानी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन जो होता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है? 20 से 25, 15 से 20, 10 से 12 और 12 से 15। तो सांड के आहार में इसकी मात्रा होती है 10 से 12, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न देखिए, सांड के आहार में टीडीएन की मात्रा होती है 70%, 50%, 30% और 40%। तो सांड के आहार में जो टीडीएन होता है यानी कुल सुपाच्य पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा होती है 70%, यानी कि उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। 56 नंबर का प्रश्न देखिए आप, फेरोविंग राशन का संबंध किस पशु से है? गाय, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, ऊंट व घोड़ा। तो जो फेरोविंग राशन होता है उसका संबंध होता है सुअर से, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। और एक और चीज याद रखो कि जो फेरोविंग होता है वो सुअर की प्रसव क्रिया को कहा जाता है, तो फेरोविंग राशन का संबंध भी सुअर से हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, बकरी को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? यानी कि बकरी कितना दूध उत्पादन करे तब उसे 1 किलो दाना दिया जाता है। वैसे जैसे मान लो 1 किलो दाना होता है तो अगर आपके पास गाय है तो गाय जब 3 किलो दूध उत्पादन करेगी तब देना है, भैंस 2.5 किलो करेगी तब देना है। वैसे ही वो आपसे पूछ रहा है कि 1 किलो दाना बकरी को कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है, तो बकरी को दिया जाता है 3 किलो दूध उत्पादन पर। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, बड़े घास के मैदानों में जानवरों को चराना क्या कहलाता है? फेरोविंग राशन, स्टोवर, पास्चर और फ्लूसिंग अप। तो देखिए बड़े घास के मैदानों में जानवरों को चराना पास्चर कहलाता है। उसके बाद 59 देखिए, वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3 और 1। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो 4 होते हैं, ए,
डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन से पशु की लार में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ऊंट, गाय, कुत्ता और सुअर। तो जो गाय होती है उसकी लार में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। क्रूड फाइबर होता है, क्रूड फाइबर यानी सीएफ, सी का मतलब क्रूड, एफ का मतलब फाइबर। तो क्रूड फाइबर होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, उपरोक्त सभी। तो देखो क्रूड फाइबर का उदाहरण ये तीनों ही हैं, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। उसके बाद अगला देखिए 62वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है? तो देखो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है डाई और एक होता है पोली। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का एक अणु पाया जाता है वो मोनो कहलाता है, जिसके अंदर 2 पाए जाते हैं वो डाई कहलाता है, और जिसके अंदर 2 से 10 पाए जाते हैं वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। तो माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड का उदाहरण है, लैक्टोज जो भी है डाइसेकेराइड का उदाहरण है, सुक्रोज भी डाइसेकेराइड का उदाहरण है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। ग्रेप शुगर के नाम से किस कार्बोहाइड्रेट्स को जाना जाता है? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, माल्टोज को और सुक्रोज को। तो जो ग्रेप शुगर होती है उसके नाम से जाना जाता है ग्लूकोज को, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। उसके बाद आता है 64 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। टेबल शुगर के नाम से किस कार्बोहाइड्रेट्स को जाना जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो जो टेबल शुगर होती है उसके नाम से जाना जाता है सुक्रोज को, यानी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर का प्रश्न देखिए, रबी की फसल का भूसा कौन सा है? जई का भूसा, बाजरे का भूसा, ग्वार का भूसा और मक्का का भूसा। तो देखो यहाँ पे अगर आपका गेहूं का भूसा आता तो वो भी रबी का ही भूसा था। नॉर्मल अगर आप सरसों का भूसा खिला रहे हो तो मान लो जैसे सरसों की अगर आप नॉर्मल अगर कुट्टी करके खिला रहे हो, जैसे उसके डंठल होते हैं या पत्तियों का जो भूसा है अगर वो खिला रहे हो तो वो भी रबी का फसल का भूसा आता। लेकिन यहाँ पे इन चारों में से जो रबी का भूसा आ रहा है वो जई का भूसा आ रहा है, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देख लो कि जानवरों को आज जितना भी भूसा खिला रहे हो, चाहे धान का खिलाओ, चाहे गेहूं का, मक्का, ज्वार, बाजरा, जिनका भी आप खिला रहे हो, उनमें सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है जई का भूसा, सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन पशु को आहार में देने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन में विटामिन ए, ई, डी और के। तो देखिए विटामिन डी को देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे क्या होता है कि अगर विटामिन B1 आ जाता, B12 आ जाता तो इनको भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जानवरों के रुमन में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है, तो ये भी पशु को आहार में देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, निम्न में से किसे दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। तो देखो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। ये एक डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लैक्टोज क्या है, तो दुग्ध शर्करा है। ये एक डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। 68 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो देखो इसको लेवलोज शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे मीठी शर्करा भी फ्रक्टोज है, और फलों में पाई जाने वाली शर्करा भी फ्रक्टोज है। उसके बाद 69 नंबर का प्रश्न देखिए आप, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा है फ्रक्टोज। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 70वें नंबर का प्रश्न है अपना, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट शर्करा को लेवलोज कहते हैं? माल्टोज को, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को और गैलेक्टोज को। तो फ्रक्टोज को फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा भी है, सबसे मीठी शर्करा भी है, और इसे लेवलोज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। 71 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से किसे फल शर्करा के नाम से जानते हैं? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। तो फल शर्करा के नाम से जाना जाता है फ्रक्टोज को। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। 72 नंबर का प्रश्न आपके सामने,
गन्ने में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार का है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड? तो देखो, गन्ने में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है सुक्रोज, जो कि फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो अब देखो, ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो यानी कि ये डाइसेकेराइड का प्रकार हो जाएगा। उसके बाद अगला, निम्न में से किसे अंकुरित शर्करा कहते हैं? माल्टा शर्करा के नाम से, अंकुरित शर्करा के नाम से जानते हैं। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो इसमें से माल्टोज को जाना जाता है अंकुरित शर्करा के नाम से, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये एक डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो पादपों में जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। उसके बाद 75 नंबर का देखिए, किस कार्बोहाइड्रेट्स को पशु स्टार्च के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो देखो, पादपों के अंदर भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में, लेकिन जंतुओं के अंदर भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 76, लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे हुआ? ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो अगर अपन बात करते हैं सबसे पहला ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज तो ऑलरेडी एक शर्करा है, डाइसेकेराइड। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज से तो निर्माण होता है सुक्रोज का। उसके बाद ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से निर्माण होता है माल्टोज का। तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा, लैक्टोज जो शर्करा आती है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। 77 नंबर का प्रश्न देखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 5.4 किलो कैलो, 4.1 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी और 6.4। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपन को मिलती है 4.1, यानी 77वें के नंबर। आंसर उत्तर हो गया बी वाला। भेड़ व बकरी को कितने पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो देखो, 4 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 6 से 8 लीटर और 2 से 4 लीटर। तो भेड़ और बकरियों को प्रतिदिन 4 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न देखिए, भैंस को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? 30 लीटर, 40 लीटर, 40 से 50 लीटर, 18 से 36 लीटर। तो भैंस को प्रतिदिन चाहिए 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, गाय को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? 30 लीटर, 40 लीटर, 40 से 50 लीटर, 18 से 36 लीटर। तो गाय को प्रतिदिन 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि भैंस को होती है 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर आपसे बात करते हैं घोड़े को, तो घोड़े को प्रतिदिन 40 से 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और अगर आपसे पूछते हैं कि ऊंट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो उसे 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, अनाजों से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिनों, खनिज लवण, प्रोटीन और उपरोक्त सभी। तो अनाजों से अपन को प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए, शरीर की वृद्धि व ऊतकों के मरम्मत में सहायक है। शरीर के ऊतक तथा उनका वृद्धि करना है, उनका निर्माण करना है, उसमें कौन सहायक है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन। तो शरीर की वृद्धि ऊतकों में प्रोटीन सहायक है। 83 नंबर का प्रश्न देखिए, दालें किस पोषक तत्व की भरपूर स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। उसके बाद 84 देखिए, किस कार्बोहाइड्रेट्स को सरल शर्करा, यानी न्यू मान के चलिए आप, बिल्कुल सामान्य शर्करा के नाम से जाना जाता है? तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा मोनोसेकेराइड, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 85 देखिए, फल व सब्जियों से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन व खनिज लवण, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो फल व सब्जियों से अपन को विटामिन व खनिज लवण प्राप्त होता है। 86 देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है CHO का,
यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। और हमेशा याद रखना कि H2O का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। 87 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील नहीं है? स्टार्च, पेक्टिन, ग्लूकेन, लिग्निन व सेल्यूलोज। तो देखिए, लिग्निन व सेल्यूलोज होता है वो इसके अंदर घुलनशील नहीं है, जबकि स्टार्च, पेक्टिन और ग्लूकेन है ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। तो पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से इसके अंदर स्टार्च। 89 नंबर का प्रश्न देखिए, पशु शरीर में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 14 से 16%, 17 से 26, 10 से 15, 15 से 20। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 17 से 26%। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन कौन बनाए रखता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन। तो शरीर में अम्ल क्षार का जो संतुलन होता है वो प्रोटीन के द्वारा बना रहता है, यानी आंसर राइट हो जाएगा डी वाला। 91 नंबर का प्रश्न देखिए, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन। तो शरीर में नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन करता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। उसके बाद 92 देखिए, शरीर में एंजाइम, हार्मोन वो पाचक जूस का निर्माण कौन करता है? एंजाइम का, हार्मोन का और पाचक जूस का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और जल। तो इसका भी निर्माण करता है कौन? प्रोटीन। 93 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दाने का बाह्य शुष्क पदार्थ चोकर कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। अनाज में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। दाना में क्रूड फाइबर की मात्रा कम तथा स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? 18 से 36, 30 से 40, 40 से 60 और 135 लीटर। तो अगर आपसे प्रतिदिन के हिसाब से पूछ रहा है तो प्रतिदिन के हिसाब से 18 से 36, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए 95 नंबर का प्रश्न आ चुका है, ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है? 18 से 36, 30 से 40, 100 से 120, 135 लीटर। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा लगभग वो 130 से 135 लीटर पानी प्रतिदिन पी सकता है। यूरिया विषाक्तता के उपचार में पशु को क्या पिलाना चाहिए? तो सिरका, मिनरल मिक्सर, साल्ट और सीरा। तो देखो, इसको पिलाना चाहिए सिरका। सिरका पिलाने से क्या होगा? सिरका पिलाने से शरीर में एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। कितना पिलाओगे? 1 गैलन पिलाओगे। 1 गैलन का मतलब कितना होता है? 3.78 लीटर के आसपास होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब जानवर यूरिया ज़्यादा खा जाता है तो यूरिया विषाक्तता हो जाती है, और यूरिया विषाक्तता में नॉर्मली अपन उसको सिरका पिलाते हैं। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका कितना पिलाया जाता है? 1 गैलन, और 1 गैलन में होता है 3.78 लीटर। यूरिया उपचारित चारा खिलाने से पशु के पीएच पर क्या प्रभाव होगा? तो देखो, यूरिया खिलाने से पशु का पीएच कम हो जाता है, अधिक हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, उदासीन रहेगा। तो आप सबसे पहले समझिए, यूरिया की प्रकृति होती है अम्लीय। जब आप अम्लीय चारा आप उसको खिला रहे हो, यानी यूरिया खिला रहे हो जिससे चारा अम्लीय होगा, तो अम्लीयता बढ़ेगी तो पीएच मान हमेशा डाउन होगा, यानी पीएच मान हो जाएगा कम। पशु शरीर में प्रोटीन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 10 से 15, 17 से 22, 5 से 10, 1 से 5। तो आंसर राइट हो जाएगा 17 से 22, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न देखिए, मायोसिन नामक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? रेशम में, मांस में, त्वचा में और गुणसूत्र में। तो मांस के अंदर पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन। पोल्ट्री में आवश्यक अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, गाय भैंसों के अंदर तो थी 0, जबकि सुअर में थी 8 और मुर्गी के अंदर थी 11। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 11, यानी बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरिया उपचारित भूसे में डीसीपी व टीडीएन की मात्रा क्या होगी? देखो,
यूरिया उपचारित भूसे में डीसीपी और टीडीएन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो देखो सामान्य जो भूसा होता है उसमें डीसीपी होता है 0, जबकि टीडीएन की मात्रा होती है उसके अंदर 30 से 40, यानी ये वाला होता उस समय। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि यूरिया उपचारित भूसे में डीसीपी और टीडीएन की मात्रा बताइए, तो डीसीपी की मात्रा तो हो जाती है उसके अंदर 3 से 4 और टीडीएन की मात्रा हो जाती है उसके अंदर 48 से 50। लेकिन देखो ऑप्शन यही है, लेकिन अगर ऑप्शन में डीसीपी 4 से 5% आता तो ये भी राइट हो जाता। तो लेकिन इस वाली कंडीशन में जो अपन ने एग्जाम में दे रखा है कि डीसीपी 3 से 4 और टीडीएन 48 से 50, तो इस वाली कंडीशन में ये वाला राइट। नहीं तो इसका जो सही उत्तर होता है वो डीसीपी होगी 4 से 5 होगा, जबकि टीडीएन तो 48 से 50 ही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 102 नंबर का, सांड को आहार में 100 किलो शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5 और 1 से 1.5। तो सांड को भी लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद गाय में मूत्र के द्वारा शरीर से निकलने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी? यानी कि गाय जो प्रतिदिन के हिसाब से एक दिन में कितनी पानी की मात्रा मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है? 3 लीटर, 10 लीटर, 7 लीटर और 5 लीटर। तो आंसर राइट हो जाएगा 7 लीटर, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। मुख्यतया मूत्र से निकलने वाले खनिज लवण कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोरीन और लोहा। तो मूत्र के द्वारा जो निकलने वाले वो हैं सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद 105 नंबर का, मुख्यतया गोबर से निकलने वाले खनिज लवण कौन से हैं? ऑप्शन में अपने पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक, क्लोरीन और लोहा। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना कैल्शियम व फास्फोरस, यानी कि बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूसे में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो भूसा होता है उसके अंदर किसकी मात्रा अधिक होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और स्टार्च, ए व बी दोनों। तो देखो भूसे में सेल्यूलोज भी ज़्यादा होता है और हेमीसेल्यूलोज भी होता है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए व बी वाला, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 107 नंबर का, पशु आहार में अफ्लाटॉक्सिन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 8 और 10। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? B1 होता है, एक होता है B2, एक होता है G1 और एक होता है G2। लेकिन आपसे कभी पूछा जाए कि दूध में पाए जाने वाले अफ्लाटॉक्सिन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक प्रकार का होता है M1। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? अफ्लाटॉक्सिन फफूंद है और ये भंडारण के दौरान बनने वाला एक हानिकारक तत्व भी कहा जाता है। 108 नंबर का देखिए, फफूंद द्वारा भंडारण के दौरान आहार में पैदा होने वाला विषैला तत्व कौन सा है? साइनोजिनस, गोसिपोल, अफ्लाटॉक्सिन और सोया प्रोटीन। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा अफ्लाटॉक्सिन। निम्न में से कौन सा अफ्लाटॉक्सिन सर्वाधिक हानिकारक है? तो आपने आहार में भी 4 प्रकार के पढ़े, B1 पढ़ा, B2 पढ़ा, G1 पढ़ा, G2 पढ़ा, M1 अगर दूध में पढ़ा। तो वह आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अफ्लाटॉक्सिन सर्वाधिक हानिकारक है, तो B1 वाला सबसे ज्यादा हानिकारक है। 110 नंबर का देखिए, पशु को अधिक मात्रा में रिचका खिलाने का दुष्प्रभाव है। यानी कि पशु को अधिक मात्रा में आपने रिचका खिला दिया तो दस्त हो जाएंगे, कब्ज हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, आफरा हो जाएगा। तो आफरा आ जाएगा, और आफरा कौन सा वाला आएगा? तो झागदार। अगर आपसे पूछ ले कि पशु को अधिक भूखे पेट रिचका खिलाने से क्या होगा, तो आफरा आ जाएगा, और आफरा कौन सा होगा? झागदार होगा। उसके बाद 111 नंबर का देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा साल्ट विषैला होता है? तो देखिए नाइट्रेट्स होता है या नाइट्राइड्स होता है, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर जो नाइट्रेट्स जो साल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा विषैला होता है। तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। 112वें नंबर का प्रश्न देखिए, यूरिया उपचारित भूसे को कितने समय तक ढककर रखा जाता है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो लगभग उसे 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक उसको ढककर रखा जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? किलो कैलोरी में आपको बताना है। 4.1, 9.3, 5.4 और 4.9। तो देखो अपने पास 3 चीज़ें, एक है अपने पास प्रोटीन है, एक अपने पास वसा है और एक अपने पास है कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो 1 ग्राम प्रोटीन से अपन को ऊर्जा मिलती है 4.1 किलो कैलोरी, वसा से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.1 किलो कैलोरी। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन
और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से कितने गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25 गुना हो जाएगी। तो एक बार फिर देखना आप, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी हो जाएगी। कभी आपसे पूछा जाए 1 ग्राम वसा से कितनी होती है, तो 9.3 होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है, 4.1 होती है। अब कभी आपसे नोट लगा के पूछ ले कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से कितनी होती है, तो वसा से 2.25 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर का, रुमंती पशुओं में एनपीएन यानी गैर प्रोटीन नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यूरिया, बायूरेट, डाइसाइनो डाइएमाइड व अमोनिया साल्ट, उपरोक्त सभी। तो आंसर राइट हो जाएगा, एनपीएन के रूप में सभी का प्रयोग किया जाता है। 115 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में एनपीएन यानी गैर प्रोटीन नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, यूरिया का, बायूरेट का, डाइसाइनो डाइएमाइड का, अमोनियम साल्ट का। तो भारत में अगर एनपीएन का सबसे अच्छा स्रोत तथा सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला है वो यूरिया है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है 116 नंबर का, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 12.66%, 5.6%, 10.41% और 11.22%। तो आंसर राइट हो जाएगा 10.41%। उसके बाद देखिए 117 नंबर का प्रश्न, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, 5091, 5290, 5920 किलोमीटर और 4850। तो देखिए इसका आंसर राइट हो जाएगा 5920। अब देखो स्थलीय सीमा पूछी गई तो आपने बताया कि 5920 होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि साहब अंतर्राज्यीय सीमा बताइए, तो अंतर्राज्यीय हो जाएगी 4850 हो जाएगी। कभी आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान से लगती है और उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो विश्व में राजस्थान जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें 119 नंबर का, राजस्थान राज्य का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, षटकोणीय या विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 120वें नंबर का प्रश्न देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो देखिए कुल भौगोलिक की दृष्टि से देश में राजस्थान का पहला स्थान है और पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान का है। उसके बाद 121वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग। तो उत्तर पश्चिमी है, यानी इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239, 1,32,140, 2,42,239 और 4,24,239। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ए वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला आ जाइए, राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। तो बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा नॉर्मल राजस्थान के ऐसे बात करें तो गुजरात के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। तो ये इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न आएगा 124 नंबर का, राजस्थान का राज्य सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जो राजस्थान राज्य है उसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और दौसा है। तो देखिए इसका जो सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर हो जाएगा, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न देखिए आप, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को स्पर्श करती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। आंसर राइट हो जाएगा डूंगरपुर, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। 126 देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, उत्तर है अपना पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये दक्षिण से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। अगला आता है 127,
कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो आंसर राइट हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में है? घाटोल, बागीदोरा, तलवाड़ा और कुशलगढ़। तो आंसर राइट हो जाएगा कुशलगढ़। 129वें नंबर का प्रश्न देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। अब देखो, अगर मध्य से होकर गुजरने वाली बात आती है तो बांसवाड़ा राइट हो जाएगा, लेकिन अगर कभी आता है कि स्पर्श करके जाती है तो फिर उसका आंसर आएगा बी, डूंगरपुर आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो डूंगरपुर का जो चीखली गांव है वो तो कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा गांव है वहां से वो निकलती है कर्क रेखा। तो अगर कभी आपसे मध्य में गुजरने की पूछे तो बांसवाड़ा राइट होगा, और स्पर्श करने की पूछे तो डूंगरपुर राइट होगा। इसके बाद 130वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा, बूंदी की जो सीमा है वो किसी जिले को नहीं छूती है। यहाँ पे किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छू रही है। डूंगरपुर की छू रही है जो कि गुजरात से, भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश से, झुंझुनू की है जो हरियाणा से, लेकिन बूंदी की जो सीमा है वो किसी भी अन्य राज्य से नहीं छूती है। अगला देखिए 131 नंबर का, निम्न में से वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? करौली, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो इसके अंदर धौलपुर आ जाएगा। अगला देखिए 132वें नंबर का, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो दिल्ली आ जाएगा इसका आंसर, डी वाला, क्योंकि 5 राज्य हैं। पहला पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, एक बचा एमपी और एक है गुजरात। ये 5 ऐसे राज्य, 3 तो ये है और 2 ये वाले हैं। 133वें नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की उत्तर दक्षिण तक चौड़ाई बताइए। तो जो पूर्व पश्चिम की जो लंबाई होती है वो तो होती है 869 होती है, चौड़ाई कम होती है 826। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? सिरोही, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर। तो इसके अंदर जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर से नहीं मिलती है। उसके बाद अगला देखिए 137, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो अपने पास ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और पाली। आंसर राइट हो जाएगा, पाली की सबसे ज्यादा। प्रश्न देखिए 138 नंबर का प्रश्न है, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। आंसर राइट हो जाएगा पूर्व। 139 देखिए, राजस्थान राज्य का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो गुजरात के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा और टोंक। आंसर राइट हो जाएगा धौलपुर। 141 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे ज़्यादा दूर है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बीकानेर सबसे ज़्यादा दूर है। 142 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और बाड़मेर। तो बाड़मेर से सबसे कम लगती है। उसके बाद 143 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के किसी भी राज्य वो अन्य देश से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, बाड़मेर सीमा बनाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाता है और अंतर्राज्य ये बनाता है, गुजरात के साथ सीमा बनाता है साहब। अगला है बीकानेर। तो बीकानेर की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, बीकानेर की सीमा बनती है नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ये स्थित है, तो उनसे लगता है। जैसलमेर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लेकिन जोधपुर ऐसा जिला इन चारों में से जिसकी ना तो अंतर्राज्यीय लगती है ना अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 144 नंबर का, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा देखा जाता है? ऑप्शन में बांसवाड़ा है, दूसरा श्री गंगानगर है, तीसरा अपने पास जैसलमेर है और चौथा अपने पास धौलपुर है। तो सर्वाधिक जो तिरछापन देखा जाता है वो श्री गंगानगर में देखा जाता है, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 145 नंबर का, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है?
भरतपुर, धौलपुर, कोटा और झालावाड़। तो सबसे ज़्यादा निकलती है, सबसे पहले जो निकलती है वो धौलपुर में निकलती है। तिरछा पंता वो गंगानगर में था। 146 देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर और राजसमंद। तो भीलवाड़ा जिले से नहीं लगती है, यानी ए वाला हो जाएगा। उसके बाद 147वां, श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, मध्य में और दक्षिण में। तो ये उत्तर में स्थित है, यानी ए वाला उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद 148वें नंबर का देखिए, राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 30 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो ये 1 नवंबर 1956 यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 149 देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? मील में आपको बताना है। तो मील में जो राजस्थान का क्षेत्रफल होता है वो 1,32,140 होता है, यानी बी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना 150वें नंबर का, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा। बांसवाड़ा करता है, उदयपुर नहीं करता है, कोटा भी करता है और भीलवाड़ा भी करता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। तो ये एक पशु परिचर का पेपर था जिसके अंदर 150 प्रश्न दिए गए थे। इसके अंदर विज्ञान और मैथ्स के जो प्रश्न थे वो नहीं जोड़े गए थे। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके।